नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं गृह विज्ञान के बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बोलने वाली हूँ कि आपने अगर अभी तक घंटी का बटन नहीं दबाया है तो तुरंत दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं ढेरों वीडियोस बना रही हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। गर्भावस्था में पोषण की दो समस्याएं एवं उनके समाधान लिखिए। गर्भाधान में महिला को कई पोषण से जूझना पड़ता है। इसमें फर्स्ट है पैरों में बांयटें आना। गर्भाधान में कैल्शियम संबंधित आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, जिसे गर्भवती महिला प्रतिदिन के भोजन द्वारा ग्रहण नहीं कर पाती, जिससे गर्भावस्था में पैरों में बांयटें आने लगते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि पैरों में बांयटें किस पोषक तत्व की कमी से आते हैं। तो उत्तर आपके सामने है कि पैरों में बांयटें कैल्शियम संबंधित कमी के कारण होता है। समाधान क्या है आपका कि चिकित्सक के परामर्श के अनुसार कैल्शियम की गोलियां खाने से आराम मिलता है। फिर नेक्स्ट है प्रातःकालीन क्रियावन। गर्भावस्था के प्रथम 2-3 माह में महिला को सुबह सुबह उठते ही चक्कर आना, बीमार सा महसूस होना, जी मिचलाना, उबकाई आना व उल्टी आने की समस्याएं रहती हैं। ऐसा शरीर के हार्मोनों की क्रियाशीलता में वृद्धि तथा गर्भाशय में भ्रूण की उपस्थिति से सामंजस्य स्थापित न हो पाने के कारण। समाधान क्या है? इस स्थिति में महिला को सुबह उठते ही थोड़ा सा टोस्ट है, बिस्कुट है, ब्रेड आदि लेना चाहिए। तत्पश्चात ही कुछ तरल आहार लें। 3 माह में समस्याएं समाप्त ना हो तो चिकित्सक परामर्श लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था में पोषण संबंधी निम्न समस्याओं को समझाइए। तो पहली प्रॉब्लम होती है, ये भी आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो पहली है रक्तअल्पता, जिसको अपन बोलते हैं एनीमिया। तो गर्भावस्था में साथ साथ रक्त की कुल मात्रा में भी 2 लीटर तक की वृद्धि होती है, लेकिन तरल रक्त में वृद्धि के साथ साथ हीमोग्लोबिन में आनुपातिक वृद्धि नहीं हो पाती, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य स्तर से 12 से 14 ग्राम प्रति मिलीलीटर से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम प्रति मिलीलीटर से कम होने पर रक्तअल्पता की अवस्था मानी जाती है। भयंकर रक्तअल्पता होने पर महिला के पोषण स्तर और शिशु के विकास दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पैरों में बांयटें आना, जिसको अपन बोलते हैं। तो गर्भावस्था में माता एवं गर्भस्थ शिशु के लिए कैल्शियम तत्व की अत्यधिक आवश्यकता होती है। यदि ऐसी स्त्री के भोजन में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पैरों में बांयटें आ जाते हैं। इस स्थिति में पैरों पर अत्यधिक सूजन आ जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तअल्पता से निपटने के लिए गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए। तो रक्तअल्पता से निपटने के लिए गर्भवती महिला को लौह तत्व से भरपूर भोज्य पदार्थों का नियमित सेवन करना चाहिए और चिकित्सक द्वारा दी गई लौह तत्व एवं फॉलिक अम्ल की गोलियों का चिकित्सक के अनुरूप नियमित सेवन करना चाहिए। उच्च रक्तचाप एवं सूजन की स्थिति में भोजन में नमक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। हमारा धात्री माता का स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होना क्यों आवश्यक है। तो जन्म के पश्चात अबोध शिशु का प्रथम एवं अनिवार्य भोजन माँ का दूध ही होता है एवं नवजात शिशु 6 माह तक केवल माँ के दूध पर ही पलता है और पोषित होता है। माँ के पोषण में एवं रुग्णता की अवस्था में शिशु को पूर्ण पोषण प्राप्त नहीं होता और शिशु का विकास बाधित हो जाता है। अब माँ का स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम दूध स्तरण के कारणों को उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये बोलना चाहता है कि जो माता का बॉडी पार्ट्स होता है और जो दुग्धवाहिनी ग्रंथियाँ होती हैं उनमें दुग्ध का जमा हो जाना और फिर ब्रेस्ट का भारी हो जाना, इससे शिशु को परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दुग्ध निर्माण वाली जो हार्मोनों का अल्प स्त्रवण होना। तो जो दुग्ध निर्माण वाली ग्रंथियाँ होती हैं उसे कम दूध का फॉर्मेशन होना। धात्री महिला का आधुनिक विचारों वाला होना,
जिससे स्तनपान को हित दृष्टि से देखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, धात्री माता की पौष्टिक आवश्यकताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो धात्री माता पर न के सिर्फ स्वयं के अपितु अपने शिशु के पोषण की भी जिम्मेदारी होती है। धात्री अवस्था में माता की समस्त पोषक तत्व की आवश्यकता में वृद्धि हो जाती है। स्तनों में उचित मात्रा में दुग्ध निर्माण तथा स्रावण के लिए उचित मात्रा में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में लौह तत्व की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। धात्री अवस्था में माता का विशेष रूप से तरल भोज्य पदार्थ जैसे कि दूध, छाछ, सूप, फलों का रस का प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्री अवस्था में पारंपरिक आहार का महत्व प्रतिपादित कीजिए। तो प्रसव के पश्चात 1.5 माह तक धात्री महिला को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसमें तेल की मालिश, गर्म जल से स्नान कराना, आराम व पारंपरिक आहार शामिल है। पारंपरिक आहार में आश्य महिला जो होती है, धात्री महिला को खाने में दिए जाने वाले व्यंजन जैसे कि अपना है सौंठ है, अजवाइन है, कमरकस, गोंद है, सुपारी, पत्ती आदि को घी, शक्कर एवं सूखे मेवों के साथ मिलाकर दिया जाता है। इस पारंपरिक अवस्था में जो आहार के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। पारंपरिक आहार महिला को दुग्ध स्रवण हेतु अतिरिक्त ऊर्जा व अन्य पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। ये दवा के रूप में भी उपयोग होते हैं। इनके उपयोग से धात्री महिला को हाथ, पैरों व कमर में दर्द में आराम मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त के दौरान आहारीय आयोजन लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा, इस बार आ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। दस्त के समय यह आवश्यक होता है कि रोगी को भूखा न रखा जावे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद तरल भोज्य पदार्थ जैसे फलों का रस है, शिकंजी है, छाछ है, नारियल का रस, पानी है इत्यादि दिए जाने चाहिए। दस्त की स्थिति में शिशु को माता तथा स्तनपान जरूर करवाना चाहिए। ठीक है, माता द्वारा स्तनपान कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सिचुएशन। तो फिर नेक्स्ट है निर्जलीकरण, मतलब होता है डिहाइड्रेशन जिसे अपन बोलते हैं। बचने के लिए जल तथा आवश्यक लवणों की भली भांति आपूर्ति हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन प्रस्तावित किया गया है। फिर नेक्स्ट है, दस्त की स्थिति में सुधार होने पर थोड़ी थोड़ी देर में अल्प मात्रा में तरल व अर्ध ठोस सुपाच्य भोजन पदार्थ दिए जाने चाहिए, जैसे कि खिचड़ी है, दाल का पानी है या दाल है, उबली हुई मसली हुई दाल है, उबले चावल है। दलिया नहीं देते हैं दस्त में, क्योंकि दलिया हाई कंटेंट ऑफ फाइबर होता है, रेशा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए दलिया नहीं देते हैं अपन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर की स्थिति में रोगी व्यक्ति को भोजन देते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ज्वर की स्थिति में रोगी का भोजन वसा युक्त नहीं होना चाहिए। भोजन में अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भोजन संतुलित होना चाहिए। भोजन में सादे तरल पेय पदार्थों का समावेश होना चाहिए। आहार में अधिक ऊर्जा एवं अधिक प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों का समावेश करना चाहिए। नेक्स्ट है, किन परिस्थितियों में ऊर्जा की मांग 50% तक बढ़ जाती है। तो निम्न स्थिति में ऊर्जा की मांग 50% तक बढ़ जाती है। ज्वर में शारीरिक तापक्रम बढ़ने से, तंतुओं के अत्यधिक क्षय के कारण, उच्च दर में वृद्धि के कारण और बेचैनी व अस्थिरता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर से आप क्या समझते हैं। ज्वर को कितने प्रकारों में बांटा जाता है। तो शरीर के तापक्रम का सामान्य तापक्रम से अधिक होना अर्थात शारीरिक तापक्रम से में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से हो जाना ज्वर बुखार कहलाता है। भाई इससे ज़्यादा है तो आपको क्या है, ज्वर है, बुखार है। तो ज्वर की स्थिति में अतिश क्रियाशीलता के प्रकार बांटे गए हैं। पहले अल्पकालीन ज्वर और दूसरा है दीर्घकालीन ज्वर। अल्पकालीन ज्वर, इस प्रकार के ज्वर की तीव्रता बहुत अधिक होती है, किंतु यह अल्प समय तक ही रहता है, जैसे सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, टाइफाइड आदि के कारण होने वाले ज्वर। और दीर्घकालीन ज्वर है, इस ज्वर की स्थिति अपेक्षाकृत कम होती है, किंतु यह काफ़ी लंबे समय तक रहता है, जैसे कि तपेदिक या राज्यक्षमा रोग के में आने वाला ज्वर। मध्यकालीन ज्वर कौन सा है, मलेरिया रोग के आने वाला ज्वर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वर की स्थिति में रोगी व्यक्ति को भोजन देते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ज्वर की स्थिति में रोगी को भोजन देते युक्त समय भोजन उच्च वसा युक्त नहीं होना चाहिए, हाई कंटेंट ऑफ फैट नहीं होना चाहिए। भोजन में अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
भोजन में सादे तरल पेय पदार्थों को समावेश होना चाहिए। भोजन संतुलित एवं पौष्टिक होना चाहिए। अधिक ऊर्जा एवं अधिक प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों का समावेश होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प एवं दीर्घकालीन ज्वर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अल्पकालीन ज्वर की स्थिति बहुत अधिक होती है, जबकि दीर्घकालीन ज्वर की तीव्रता अल्पकालीन ज्वर की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि वो लंबे समय तक होता है। फिर है कि अल्पकालीन ज्वर अल्प समय के लिए हो सकता है तथा सर्दी, जुखाम, चिकन पॉक्स आदि में दीर्घकालीन ज्वर काफ़ी लंबे समय तक रहता है, जैसे कि तपेदिक है अथवा राज्यशमा, जिसको अपन टीबी बोलते हैं। अल्पकालीन ज्वर में पीड़ित व्यक्ति का ज्वर 102 और 103 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि दीर्घकालीन ज्वर जो होता है वो 100 से 101 तक ही रहता है। अल्पकालीन ज्वर की तीव्रता अधिक लंबे समय के कारण कभी कभी रोगी मूर्छित अवस्था में भी हो जाता है, जबकि दीर्घकालीन ज्वर की स्थिति में रोगी प्राय असामान्य स्थिति को प्राप्त नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य किन किन पदार्थों में मिलावट पाई जाती है। तो दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थों में, अनाज, दलहन, तिलहन, इनके आटे एवं दलिया में, मिठाइयों एवं मिठास देने वाले भोज्य पदार्थों में, मसालों में, घी एवं तेलों में और पेय पदार्थों में सामान्यतः मिलावट पाई जाती है। मिलावट किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खाद्य पदार्थों में सस्ता या घटिया किस्म का कोई भी मिलता जुलता पदार्थ मिलाने से या उसमें से तत्व निकालने या फिर उसमें हानिकारक तत्व मिलाने से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता में कमी आने के कारण कोई खाद्य मिलावट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में एक खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए। तो देखिए, अरहर की दाल में केसरी, दूध पाउडर में स्टार्च है, घी में चर्बी है, जीरे में जंगली घास के बीज मिला दिए जाते हैं। दूध में पाई जाने वाली मिलावट के बारे में लिखिए। तो दूध में प्राय 2 प्रकार की मिलावट की जाती है, एक जिसमें स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुंचती है, यथा दूध में पानी की मिलावट की जाती है। दूध बेचने से पहले दूध में से क्रीम निकालना, सिंथेटिक दूध बनाकर बेचना, अरारोट के पाउडर द्वारा दूध को गाढ़ा करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों तथा अन्य महंगे तेलों में मिलाए जाने वाले आर्जीमोन के तेल के दुष्परिणामों को पर प्रकाश डालिए। तो आर्जीमोन एक जंगली घास होती है। इस घास के बीजों की मिलावट सरसों के बीजों में तथा इनसे प्राप्त तेल की मिलावट महंगे तेलों में की जाती है। 1 से 3 माह में आर्जीमोन तेल की मिलावट युक्त तेलों का उपयोग करने से मनुष्य में एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक रोग हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप देह गुहा में पानी एकत्रित हो जाता है तथा संपूर्ण शरीर में सूजन आ जाती है। इस रोग का आरंभ जो पाचन तंत्र की गड़बड़ी से होता है, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, नाड़ी की गति धीमी हो जाती है, ज्वर रहने लग जाता है, मतलब बुखार हो जाता है, रोग बढ़ने की स्थिति में कैंसर तथा अल्प श्वास की समस्या पैदा हो जाती है तथा अंत में हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उद्देश्यपूर्ण मिलावट से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उद्देश्यपूर्ण मिलावट एक प्रकार की मिलावट होती है जिसमें विक्रेता अधिक से अधिक धन के लाभ कमाने से मिलावट करता है। इस स्थिति में जो परिणाम स्वरूप उपभोक्ता को व्यय के किए गए जो भी होता है उस पर धन के अनुसार गुणवत्ता प्राप्त नहीं होती पाती है, मतलब अच्छी क्वालिटी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, जिस एवज में अपन पैसे देते हैं। ठीक है, भाई पैसे तो अपन ज़्यादा दे रहे हैं और उसमें मिलावट है तो अपन उसको प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार मिलावट विक्रेता भोज्य पदार्थों को जानबूझकर सस्ते घटिया प्रकार के भोज्य पदार्थों अथवा भोज्य पदार्थ में आवृत्ता उपयोग अवयवों को विस्थापित करता है। उदाहरण के लिए अनाज, पत्थर आदि मिलाकर तथा दूध में क्रीम मिलाकर चाय पत्ती में शुद्ध चाय की पत्ती निकालकर प्रयोग की गई सूखी चाय पत्ती मिला देना, लौंग तथा इलायची के तेल निकालना। ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। उद्देश्यपूर्ण विक्रेता जो होता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जल कैसे प्रदूषित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें बोल रहा है कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिससे जल दूषित हो जाता है। पहली बात तो यह जल में नहाना,
पशुओं को नहलाना, मानव तथा पशुओं का मलमूत्र विसर्जित करना, कारखानों का अपशिष्ट प्रवाहित करना और मृत शवों को जल में प्रवाहित करना होता है। फिर नेक्स्ट है, गुणवत्ता के आधार पर जल के प्रकार बताइए। तो गुणवत्ता के आधार पर जल के निम्न प्रकार हैं। पहला है शुद्ध जल, ऐसा जल जिसमें कोई अवांछनीय तत्व नहीं होता जल कहलाता है। इसे प्राकृतिक जल भी कहते हैं। सुरक्षित जल, शुद्ध जल का उपचार कर उसे पीने योग्य बनाया जाता है, यह सुरक्षित जल कहलाता है। फिर संदूषित जल, यदि जल में सूक्ष्म जीवाणु और रोगाणु उपस्थित हो तो उसे संदूषित जल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रदूषित जल, यदि जल में कार्बनिक, अकार्बनिक विकिरण, जैविक आदि अशुद्धियाँ घुली हुई हो तो वह प्रदूषित जल कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदूषित जल किस प्रकार हमें नुकसान पहुंचाता है। तो प्रदूषित जल निम्न प्रकार से हमें नुकसान पहुंचाता है। जब हम प्रदूषित जल को पीते हैं तो इसमें उपस्थित रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करके विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। तो प्रदूषित जल में नहाने से त्वचा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बाजार में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का संग्रहण से पहले क्या करना चाहिए। तो घर लाने के बाद सभी खाद्य पदार्थों को काम लेने से संग्रहण से पूर्व साफ कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए फल व सब्जियों को धोकर सुखाकर रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित करना चाहिए। आलू व प्याज की बाहरी गंदगी टोकरी में रखनी चाहिए। गेहूँ, चावल, दालों आदि को छानकर एवं बीनकर साफ डिब्बों में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में स्वच्छ रखने के लिए खाद्य पदार्थों को पकाने, परोसने, संग्रहण आदि का स्थान तथा काम में ली जाने वाली सामग्री की सावधानी बताइए। पहली बात तो ये है कि खाद्य पदार्थों को पकाने, परोसने, संग्रहण आदि का स्थान तथा काम में लिए जाने वाले बर्तन व अन्य भोज्य पदार्थों को अस्वच्छ कर सकते हैं, अतः इनके संबंध में निम्न सावधानी रखनी चाहिए। भोजन पकाने, परोसने व संग्रहण के स्थान साफ सुथरा हो तथा समय समय पर इसकी सफाई की जानी चाहिए। गंदगी, रसोई में पकाया गया भोजन व गंदे बर्तनों के डिब्बों में रखे खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं, अतः रसोई साफ करनी चाहिए। भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। घर के कूड़े करकट को ढक्कनदार कूड़ेदान में डालना चाहिए और कूड़ेदान को भी नियमित सफाई चाहिए। खाद्य स्वच्छता को समझाइए। खाद्य स्वच्छता से तात्पर्य ऐसे भोज्य पदार्थों के उत्पादन से है जो उपभोक्ता के लिए सुरक्षित तथा अधिक समय तक संग्रहित किए जा सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता भी वैसी ही बनी रहती है। अतः भोज्य पदार्थों को स्वच्छ रखने के साथ साथ इसे दूषित होने से भी बचाना भी खाद्य स्वच्छता कहलाता है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।